हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और मैं पुनः सिंध सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर हैं जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंध सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। और ये जो सिंध सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ से देखेंगे तो कोई न कोई सवाल, चाहे आईएएस, पीसीएस, यूडीए, लोअर, और अगर सब्जेक्ट की परीक्षा देखेंगे तो नेट, जेआरएफ, टीईटी, पीईटी, एलटी ग्रेड में या वनडे एग्जाम में कोई न कोई सवाल निश्चित रूप से शामिल होता है इन दोनों शहरों से। और ये दोनों जो शहर हैं, ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ हैं। यानी सिंधु सभ्यता में माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि उसकी 3 राजधानियाँ थी, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी थी और तीसरी राजधानी कालीबंगा को माना गया है। नेक्स्ट वीडियो में कालीबंगा के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सिंध सभ्यता की ये जो दो महत्वपूर्ण शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हड़प्पा को हम देखेंगे तो हड़प्पा जो सिंध घाटी की सभ्यता है, उस सभ्यता में हड़प्पा पहला ऐसा शहर है जिसकी खुदाई हुई थी। और इसी शहर की खुदाई के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता अस्तित्व में आई थी। अब अस्तित्व में आई थी तो सबसे पहला खोजा गया शहर है हड़प्पा, जो स्थल है, शहर है। दूसरी चीज, ये जो सिंध सभ्यता का उपयुक्त नाम, यानी एप्रोप्रिएट नेम पूछता है परीक्षाओं में कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका उपयुक्त नाम क्या है, तो उसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। यह एक शहरी सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता करने के पीछे आशय यह है कि इतिहासकारों का मानना है कि जिस स्थान पर पहली बार कोई सभ्यता या संस्कृति अस्तित्व में आती है, उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता और संस्कृति का नामकरण कर दिया जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नाम है, उपयुक्त नाम है, वह है हड़प्पा सभ्यता। तो ये भी पूछता है कि एप्रोप्रिएट नेम क्या है, तो वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के को। दूसरी चीज, अब देखें कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा जो नामक स्थल है, ये औद्योगिक नगर है सिंधु सभ्यता का। यहाँ की संरचना अलग है और इसकी खोज अक्सर करके सबसे आसान और हिट सवाल है कि हड़प्पा जो स्थल है, इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया और बाद में माधव स्वरूप वत्स, यानी ये दो ऐसे विद्वान हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, जो हड़प्पा की खुदाई से जुड़े हुए थे। और जिस समय ये खुदाई हुई 1921 में, उस समय पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे जॉन मार्शल, तो ये भी पूछता है कि किसके निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन पुरातत्व विभाग के निदेशक थे वो जॉन मार्शल थे, और उन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने और बाद में माधव स्वरूप वत्स ने इस शहर की खुदाई का कार्य संपन्न किया। अब ये जो शहर है हड़प्पा, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये भी सीधे सवाल पूछता है कि ये जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है और उस नदी के किस तट पे है, यानी किस नदी किनारे है और किस तट पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रावी नदी के तट पे है और बाएं तट पे है, यानी दो किनारे हैं, एक दाएं और बाएं। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब है क्या, ये भारत में नहीं है, ये शहर मांटगोमरी, यानी जो पाकिस्तान के हिस्से वाला जो पंजाब प्रांत है उसमें मांटगोमरी जिले में स्थित है, यानी भारत में नहीं है, ये पंजाब में है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, और वहाँ के मांटगोमरी जिले में स्थित है यह स्थल पे। दूसरी चीज,
अब देखें कि यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि यही सीधे सवाल आता है एक खोज से। और दूसरी चीज उत्खनन में कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि जो सिंध सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो अपठनीय है, यानी उसको हम लोग अभी तक विद्वान पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए सिंध सभ्यता के बारे में जो साहित्यिक साक्ष्य है वो हमारे लिए मददगार साबित नहीं होता उसको जानने के लिए। यहाँ पे जो सिंध सभ्यता के जो शहर हैं वहाँ से प्राप्त जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं यानी भौतिक अवशेष है, उसी के आधार पर हम सिंध सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। इसीलिए अक्सर करके जो सिंध सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ये पूछे जाते हैं किस शहर से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है। तो अगर इस क्रम में हम देखें तो यहाँ पे एक जो संरचना मिलती है, यानी 15 कमरों का, जिसे हम श्रमिक आवास कहते हैं, यानी हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है जो 15 कमरों का समूह है और वह 2 भागों में विभाजित है, यानी 2 पंक्तियों में विभाजित है। जो 15 कमरे हैं वो 2 भागों में 2 पंक्तियों में विभाजित है, और जिसमें पश्चिमी पंक्ति में 7 कमरे और दक्षिणी पंक्ति में 8 कमरे हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि जब टीजीटी या जो ISPCS के स्तर पे जब सवाल बनता है तो इस तरह के सवाल वो पूछ लेता है कि 15 कमरे हैं तो ठीक है, लेकिन वो कितने कितने की पंक्तियों में विभाजित हैं, यानी एक पंक्ति में कितने कमरे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 कमरे जो हैं वो जो समूह है वो 2 भागों में विभाजित है, और 2 भागों में विभाजित होने के साथ साथ ये एक पश्चिमी पंक्ति में 7 कमरे हैं और दक्षिणी पंक्ति में 8 कमरे हैं। कमरों की लंबाई और चौड़ाई को अगर देखें तो ये चौड़ाई 56 गुणे 24 फीट है, यानी इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 56 गुणे 24 फीट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मीटर इंडिकेट है लेकिन ये फीट है। अब आगे देखिए तो जो श्रमिक आवास है उस श्रमिक आवास के जो सामने 16 तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। चूंकि हमने बताया कि औद्योगिक शहर है तो यहाँ से तांबा गलाने की 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं, और यहाँ से जो सुनार प्रयोग करते हैं मूसा, वह मूसा भी प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे देखें कि तांबे का मूसा भी प्राप्त हुआ है 16 तांबा गलाने की भट्टियों के साथ। दूसरी चीज़ ये देखें कि जो ये भट्टियां हैं इनके अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखें कि यहाँ से अन्नागार मिला है, यानी 12 कमरों का अन्नागार मिला है, और जो 6-6 के यानी 2 पंक्तियों में विभाजित है। जो 12 कमरे हैं 2 पंक्ति में विभाजित हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 6 कमरे हैं, यानी पहली पंक्ति में 6 कमरे, दूसरी पंक्ति में 6 कमरे, इस तरह ये बनाए गए हैं। और जो अन्नागार है उसका दरवाज़ा रावी नदी के तरफ खुलता है, यानी जो रावी नदी है उसी दिशा में अन्नागार का दरवाज़ा खुलता है, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। यानी जो हड़प्पा है वो रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो हड़प्पा है यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे भी प्राप्त होते हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे कहने का आशय यह है कि यहाँ के जो निवासी थे वो जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं 18 वृत्ताकार, उसमें पत्थर के मूसल लगे हुए हैं। तो ओखली, जैसे आप लोग जानते हैं कि ओखली में धान या जो धान की कुटाई होती है या फिर जो भी खाद्यान्न पदार्थ होता है, जो जिन्स होता है, उसको भूसे से अलग किया जाता है। तो ये लोग ओखली का प्रयोग करते हैं, और वहाँ से हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। और जो वृत्ताकार चबूतरे हैं उसमें पत्थर का मूसल लगा है। और जो हड़प्पा से 100 प्राप्त हुए हैं उनके परीक्षण से पता चला है कि ये लोग पत्थर की चक्की में यानी ओखली में अनाज को कूट करके, यानी भूसे को अनाज से अलग करके ये लोग उसका सेवन करते थे। तो ये भी एक प्रमाण मिलता है कि ये लोग अनाज को भूसे से अलग करके उसका इस्तेमाल करते थे। अब आगे देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो अक्सर करके बहुत हिट सवाल है, वह है आपका कि R37
यानी यहाँ से कब्र मिले हैं जिसे 837 के नाम से जाना जाता है, और ये कब्रों का एक समूह है। यानी यहाँ से 37 कब्र मिले हैं, और इन कब्रों की विशेषता है कि यहाँ से 12 ऐसे कब्र मिले हैं। यहाँ पे देखें, यानी जो 837 है उसमें से 12 कब्र ऐसे मिले हैं जिसमें कांसे का दर्पण, यानी कांसा आप जानते हैं, कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण और दैनिक वस्तुओं को रख करके शव को दफनाया गया। तो इसका मतलब कि सिंध सभ्यता के लोग लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। इसीलिए जब किसी की डेथ होती थी तो उसके साथ दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं या उसके लिए जो प्रिय रहे हैं उसके जीवन में, उसको रख करके कब्र में दफनाया जाता था। तो 12 ऐसे कब्र हैं जिसमें कांसे का दर्पण और दैनिक यूज की जो वस्तुएं हैं उसको रख करके दफनाया गया। साथ ही साथ देखिए, एक तो हमने देखा कि कब्र यानी शव को दफनाने की परंपरा यहाँ रही है, और यहाँ से 837 मिला है। और दूसरा चीज़ हम देखें कि ताबूत समाधान, तो ये भी पूछता है कि ताबूत समाधान कहाँ से मिला है, तो ताबूत समाधान हड़प्पा से प्राप्त होता है। यहाँ से छतरी युक्त इक्का गाड़ी मिली है, स्लेटी पत्थर का नेत्ररत मूर्ति मिली है, पुरुष मूर्ति मिली है, जिसे इतिहासकार जो है प्राक नटराज मानते हैं। अब ये जो स्लेटी पत्थर की जो मूर्ति है ये नृत्यरत मुद्रा में है, यानी डांसिंग सिचुएशन में है, और इसे इतिहासकार प्राक नटराज मानते हैं, यानी आद नटराज का रूप मानते हैं इसको। आगे देखें तो यहाँ से चांदी का कलश प्राप्त होता है। यहाँ देखिए चांदी का कलश मिला है, लाल बलुए पत्थर का धड़विहीन पुरुष मूर्ति मिली है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये लाल बलुए पत्थर का बना है। अब चूंकि लाल बलुए पत्थर का बनना है, और इस धड़विहीन पुरुष मूर्ति को जो इतिहासकार हैं उसे जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव मानते हैं। तो ये भी सवाल पूछता है कि कहाँ से लाल बलुए पत्थर का धड़विहीन पुरुष मूर्ति मिली है, या जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव की मूर्ति मिली है, तो ये हड़प्पा से मिला है। दूसरी चीज, यहाँ से 6 लड़ियों वाला सोने का हार मिला है। उससे थोड़ा सा आगे अगर चलें तो देखें कि यहाँ से जो सिंध सभ्यता है, यहाँ से जो मुहरें मिली हैं, पूरी सिंध सभ्यता में जो मुहर प्राप्त हुई है, जितनी मुहरें प्राप्त हुई हैं, उन मुहरों में से 891 मुहर यहाँ से अकेले मिली है, यानी 891 मुहर हड़प्पा से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखें कि पीजीटी जीआईसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय जिस समय पूछा गया था ये बहुत ही कठिन लग रहा था कि ये प्रश्न क्या है, कि पूछा था कि कहाँ से शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। तो देखें कि जो हड़प्पा है उसमें हड़प्पा से एक धागे में 2 धारी चाकू जो डॉक्टर यूज करते हैं, ब्लेड, और चिमटा यानी जो चिमटी होती है, सुआ, और ये एक धागे में 2 धारी चाकू, चिमटा, सुआ गुथा हुआ है जिसे डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि सिंध सभ्यता में हड़प्पा के लोग सर्जरी करते रहे होंगे, यानी रोगों का इलाज सर्जरी के माध्यम से भी करते रहे होंगे, क्योंकि ये जो डॉक्टर यूज करते हैं आज के वर्तमान समय में वो इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, यानी सिंध सभ्यता से, हड़प्पा से। अब आइए हम चलते हैं कि जो दूसरा शहर है, एक चीज़ और जान लें कि जो सिंध सभ्यता का जो हड़प्पा शहर है, तो इसके बारे में आप जानें कि ये शहर 2 भागों में विभाजित है, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। तो जो पश्चिमी शहर है इसे किले वाला शहर कहा जाता है, उच्चवर्ती शहर कहा जाता है, सिटाडेल सिटी कहा जाता है। तो ये हड़प्पा भी ये 2 भागों में विभाजित थी, पश्चिमी शहर और पूर्वी शहर। अब आइए हम चलते हैं महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो के बारे में जाने तो ये सिंध सभ्यता की सांस्कृतिक राजधानी है, और हड़प्पा के साथ ये जुड़वा राजधानी के रूप में ये प्रसिद्ध है। और ये खुदाई में काफ़ी हद तक जो इसका उच्चवर्ती शहर है सिंध सभ्यता का, क्योंकि ये भी 2 भागों में विभाजित है, पूर्वी शहर और पश्चिमी शहर। तो जो ये पश्चिमी शहर है, उच्चवर्ती शहर है,
और इस उच्चवर्ती शहर, यह शहर खुदाई में काफ़ी हद तक सुरक्षित मिला है। इसलिए सिंधु सभ्यता के जो उच्चवर्ती शहर हैं, उस शहर के अध्ययन का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी शहर होता है, यानी उच्चवर्ती शहर होता है। अब देखिए यहाँ से भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, खुदाई किसने की थी। तो यहाँ पे देखें कि ये बड़ा फेमस नाम है, 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। अब राखल दास बनर्जी ने किया था तो सीधे सवाल पूछता है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के खोज कर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में राखल दास बनर्जी, सीधा सा सवाल है। दूसरी चीज, अगर मोहनजोदड़ो को देखें तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। अब जो सिंधी भाषा का शब्द है, तो इस सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। तो यानी शवों का टीला या मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों या शवों का टीला कहा जाता है। अब देखें कि इसकी खोज तो हुई, अब ये भी पूछता है किस नदी के किनारे है। तो हम देखें कि सिंधु नदी किनारे, ये भी शहर पाकिस्तान में है, यानी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा को हमने देखा कि वो बाएं तट पर स्थित था, रावी नदी किनारे, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और पंजाब में ही, यानी पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है, लड़काना जिले में है, सिंधु नदी के दाएं तट पे है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। दूसरी चीज ये देखें कि ये जो मोहनजोदड़ो है, ये शहर दो भागों में विभाजित था। तो इस शहर के जो बीच से, दोनों शहरों के मध्य से सिंधु नदी की एक धारा बहती थी। तो ये इससे भी ये पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के बाढ़ से 7 बार नष्ट हुआ। ये शहर माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ से इस शहर का 7 बार विनाश हुआ था और 6 बार तो इन लोगों ने शहर को बसाया क्योंकि शहर की उपयोगिता थी। लेकिन 7वीं बार इस शहर जब उजड़ा सिंधु नदी में की बाढ़ में, तो इस शहर को फिर उन लोगों ने बसाने का प्रयास नहीं किया और ये वीरान होगा, खंडहर में बस गया क्योंकि उजड़ गया और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो पलायन कर गए। दूसरी बात ये बताएं कि जो ये चूँकि सिंधु नदी के घाटी में स्थित है, बार बार सिंधु नदी के बाढ़ से ये नष्ट हो जाता है। तो एक बार ये भी सवाल पूछा गया था कि कहाँ से मलेरिया का प्रमाण मिलता है। तो अब देखें कि जहाँ भी दलदली भूमि होती है, नम भूमि होती है, पानी का किनारा होता है, वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो जब मच्छर ज़्यादा होते हैं तो उनके काटने से मलेरिया होती है। तो यहाँ से विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया का प्रचलन रहा होगा और उसका उन लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो एक बार सवाल पूछा था कि कहाँ से मलेरिया का प्रमाण मिला है, तो मोहनजोदड़ो है। अब हमने देखा खुदाई इसकी देख ली। अब देखिए कि जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। हमने बताया था आपको कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस हो गया है, सिंधी भाषा का शब्द है। ये क्लियर है। अब देखिए कि मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित है। हमने बताया कि पूर्वी शहर और पश्चिमी शहर। तो पश्चिमी शहर सिटाडेल सिटी है, यानी उच्चवर्ती शहर है, किले वाला शहर है। अब दोनों शहरों के बीच सिंधु नदी की धारा बह रही है, ये भी हमने देखा। अब देखें कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। ये जानें कि जो सिंधु सभ्यता है, इसके जो पश्चिमी और पूर्वी शहर हैं, इसकी बनावट में अंतर है। हमने बताया कि ये 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ऊंचाई वाले स्थान पे इसका निर्माण किया गया है। इसमें भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं दोनों तरफ से और इसमें जो आवास हैं वो भव्य हैं और इसमें जनसंख्या भी इसकी कम है, यानी ये कम जनसंख्या है, रिहायशी नगर है, इसकी जनसंख्या कम है और यहाँ के जो निर्माण हैं वो भव्य हैं। तो उसी क्रम में देखें कि यहाँ से एक बृहद स्नानागार प्राप्त होता है, ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स। जो सिंधु सभ्यता है उसके मोहनजोदड़ो शहर से, जो उच्चवर्ती शहर है, यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त होता है। अब देखिए कि जो बृहद स्नानागार है, इसे विद्वानों ने, यानी जो एक मार्शल हैं,
मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक संरचना बताया। यानी जो यहाँ से तालाब मिला है, जो पान से मिला है, उसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक संरचना बताया। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, एक तो पूछता है ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स यानी बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो है। दूसरी चीज जो इसका स्ट्रक्चर है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, उससे भी ये सवाल पूछता है कि इसके स्वरूप आकार प्रकार कैसा है जो तालाब मिला है। अब देखिए कि जो ये तालाब है, इस परिसर यानी जो पूरा जो इसकी एरिया है, तालाब का जो पूरा क्षेत्रफल है, उस वह क्षेत्रफल लंबाई यानी लंबाई इसकी 54-86 मीटर है और चौड़ाई 33 मीटर है। दूसरी चीज तालाब यानी जो जल का क्षेत्र है, परिसर के अंदर जो जल का क्षेत्र है, वो जल का क्षेत्र यानी तालाब की जो लंबाई है, जो जल क्षेत्र है, वो 1188 मीटर है। ये पूछता है, सीधे सवाल पूछता है कि तालाब की लंबाई कितनी है, तो 11.88 मीटर है। दूसरी चीज चौड़ाई इसकी कितनी है, तो ये देखें 7.1 मीटर है। और जो गहराई है यानी जो जल की गहराई है कुंड की, वह 2.43 मीटर है। तो सीधे ये सवाल पूछता है। आगे ये सवाल पूछता है कि चूंकि ये पांड्स है, तो आप देखे होंगे कि जहाँ जो भी ऐसे तालाब हैं कि जिनका जो धार्मिक महत्व है, वहाँ स्नान पूजा पाठ लोग करते हैं, तो उसके चारों तरफ स्टार्स बने होते हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, जिससे लोग उतर करके जल में जाते हैं और स्नान करते हैं। तो जो ये तालाब है, इसमें उत्तर और दक्षिण, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो तालाब है, इस तालाब में उत्तर, ये देखिए स्टार्स बना हुआ है, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में पानी में उतरने के लिए, जल में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जो तालाब है उसमें सीढ़ियाँ कहाँ बनी हुई हैं, तो उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में। तो सीधे उत्तर होता है उत्तर और दक्षिण दिशा में। ये हमने देखा। आगे हम ये देखें कि जो तालाब है, ये इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया था। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आशय ये है कि यहाँ पे जो इसमें चूंकि जो पानी की व्यवस्था यानी जल की व्यवस्था को लेकर के, यानी स्वच्छ जल इसमें भरने और गंदे जल को खाली करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। तो देखें कि जो उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट में कुआं बना हुआ था, और इस कुएं से पाइप द्वारा पानी इस तालाब में आता था। इस तालाब में पानी आता था और ठीक अपोजिट दिशा में दक्षिण पूर्व, यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में नाली बनी थी, जिससे गंदा पानी बाहर निकल जाता था। साथ ही साथ ये तो हमने देखा, क्योंकि तो ये बताते हैं, तो इतिहासकार बताते हैं कि सिंध सभ्यता के लोग स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान रखते होंगे। दूसरी चीज, जो तालाब का जो परिसर है, उस परिसर से 2 मंजिला भवन मिला है, यानी 2 मंजिला भवन। अब अगर मान लीजिए 2 मंजिला भवन मिला है परिसर में, तो विद्वानों की मानता है कि जो ऊपरी मंजिल है, इसमें यह पुरोहित आवास रहा होगा, यानी इसमें पुरोहित रहते होंगे, क्योंकि इस तालाब का धार्मिक महत्व रहा होगा, इसलिए यहाँ पुरोहित रहते होंगे पूजा पाठ संपन्न कराने के लिए। और नीचे वाले जो हिस्सा है, जो मंजिल है, इसमें तीर्थयात्री जो लोग यहाँ जाते होंगे धार्मिक उद्देश्य से, वो लोग विश्राम करते होंगे, यानी धर्मशाला के रूप में ये काम करता होगा। तो ये हमने देखा कि यहाँ से जो तालाब मिला। अब ये तालाब की जो जुड़ाई है, ये जिप्सम से की गई। तो ये भी सीधे सवाल पूछता है कि कहाँ से मिला है। तो ये तालाब वाली विशेषता हमने देख लिया। अब आगे हम देखें कि जो तालाब है, यहाँ से इसके परिसर से, यानी तालाब के परिसर से राख के ढेर मिले हैं, यानी छोटे छोटे राख के ढेर मिले हैं। तो इससे विद्वानों ने माना है कि इसका धार्मिक महत्व होगा। तो आज भी देखें कि जहाँ भी इस तरह की क्रियाएं होती हैं धार्मिक, तो वहाँ अगरबत्ती, कपूर, हवन, ये सब होता है, तो उसकी राख पाई जाती है। और सिंध सभ्यता के लोग जल पूजा करते होंगे,
तो इसका भी ये प्रमाण है, तालाब को माना जा सकता है, यानी सिंधु सभ्यता के लोग जल पूजा करते होंगे, ये हमने देखा। अब आगे देखें अगर सिंधु सभ्यता में, तो यहाँ से अन्नागार का प्रमाण मिलता है। और ये जो अन्नागार है इसकी विशेषता ये है कि ईंटों से बना है, यानी ईंट निर्मित है ये। और सिंधु सभ्यता में ईंट निर्मित सबसे बड़ा भवन है, यानी जितने भी सिंधु सभ्यता के शहर हैं उन शहरों में हम देखें तो जो ये ग्रेट ग्रेनरी सिस्टम है, यानी अन्नागार है जिसमें खाद्यान्न रखे जाते थे, तो ये जो अन्नागार है ये ऊंचाई पर बनाया हुआ है, ये एक काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, यानी 1.52 मीटर चबूतरे पर इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक सवाल पूछता है कि ईंट निर्मित सबसे बड़ा भवन या संरचना किस शहर से प्राप्त हुई है, तो वो आपका आंसर होता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार। दूसरी चीज अगर ये पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वह है लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा, यानी बंदरगाह वहाँ से लोथल से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वह लोथल का गोदीवाड़ा है। लेकिन अगर सबसे बड़ा भवन पूछता है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार ये ईंटों से निर्मित है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। ये पूछता है कि सबसे बड़ा भवन सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अब अन्नागार की विशेषता देखिए कि 152 मीटर ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। इसमें 27 खाने यानी प्रकोष्ठ बने हुए हैं। इसकी लंबाई 45-71 मीटर और चौड़ाई 15-23 मीटर। और सिंधु सभ्यता के लगभग में ये भी बता दूं कि सिंधु सभ्यता के लगभग में सभी नगरों से अन्नागार प्राप्त हुआ खुदाई में। और ये भी जाने कि जो सिंधु सभ्यता के समकालीन जो नगर हैं यानी मेसोपोटामिया शहर है, तो मेसोपोटामिया से भी अन्नागार का प्रमाण मिलता है। लेकिन वहाँ से जो अन्नागार का प्रमाण मिलता है वो साहित्यिक साक्ष्य है, वहाँ से खुदाई में अन्नागार प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता है यहाँ से खुदाई में अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं और सभी शहरों से लगभग में अन्नागार के प्रमाण मिले। अब आगे देखें कि सभा भवन, तो ये पूछता है सभा भवन कहाँ से मिला, तो ये देखें कि जो मोहनजोदड़ो है उसके जो उत्तरवर्ती शहर है यहाँ से एक सभा भवन मिला है। और ये सभा भवन 20 स्तंभों पर निर्मित है, यानी 20 स्तंभों पर खड़ा है। और जो स्तंभ 4 पंक्तियों में 5-5 की संख्या में लगाए गए हैं, यानी 4 पंक्तियों में 5-5 की संख्या में स्तंभ लगाए गए हैं। और ये उसके ऊपर छत लगा हुआ है। और जो भवन के अंदर चबूतरों का निर्माण किया गया है, ध्यान दीजिएगा कि चारों तरफ चबूतरे बने हुए हैं और स्तंभ आधारित खुला भवन है ये, जो 20 स्तंभों पर निर्मित है और इसके अंदर चबूतरों का निर्माण किया गया। तो अब चूंकि यहाँ साहित्यिक साक्ष्य मिला नहीं है कि ये पता चल सके कि एक्चुअल में इस भवन का यूज़ कैसे होता था, किसके लिए इसका निर्माण किया गया था, तो यहाँ पे इतिहासकार अपना अपना मत व्यक्त करते हैं कि इसका सिंधु सभ्यता में क्या प्रयोग रहा होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये पूछता है कि किस इतिहासकार ने इस सभा भवन को क्या नाम दिया है, यानी किस नाम से वो लोग जानते हैं यहाँ से जो सभा भवन मिला है। अब देखिए कि मार्शल इसे चैत्य गृह बताते हैं, यानी एक इतिहासकार है मार्शल, इसे बौद्ध चैत्य गृह बताया। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि बौद्ध चैत्य गृह का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो होगा। फिर मैके ने इसे बताया कि बाजार है, क्योंकि आप देखें कि बाजार में ऊंचे स्थान पे फुटपाथ की तरह लोग सामान रख करके बेचते हैं चारों तरफ, तो ये बाजार है। दूसरी चीज व्हीलर, ये सवाल पूछा भी गया है कि व्हीलर जो है विद्वान हैं, इन्होंने बताया कि ये मुगल बादशाह के दरबार आम जैसा है। दरबार आम जैसे जहां मुगल दरबार सामान्य जनता और विदेशियों से मुलाकात करता था। तो जो मुगल दरबार के दो मुगल बादशाह के कामकाज 2 तरह के स्थानों पर संपादित किए जाते थे, एक खुले दरबार में और दूसरा दरबार खास बोला जाता था, जहां कुछ विश्वास लोगों के साथ वो अपनी मीटिंग करता था, अपनी दैनिक गतिविधियों का संपादन करता था।
लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो व्हीलर है ये मुगल दरबार के बादशाह दरबार आम जैसा, यानी जहाँ आम जनता से वो मिलता है, ऐसे दरबार से इसकी तुलना की है। और वहीं जो दीक्षित है इसे धार्मिक वाद विवाद का केंद्र बताते हैं। तो ये हमने देखा कि तो पूछता है कि किसने मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन को, स्तंभ आधारित भवन को मुगल बादशाह के दरबार आम जैसा बताया है, तो व्हीलर है। आगे देखिए, यहाँ से एक भवन मिला है जिसे कुछ इतिहासकार विद्यालय भी बताते हैं कि ये विद्यालय है, लेकिन एक्चुअल में विद्यालय है कि नहीं इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। अब ये विद्यालय 75 मीटर लंबा है, यानी जो विद्यालय यहाँ से प्राप्त हुआ है वो 75 मीटर लंबा है और 23 मीटर चौड़ा भवन है। और इसे विद्यालय भी कहते हैं कुछ इतिहासकार, और मैके इसे पुरोहित आवास बताते हैं। तो ये हमने उच्चवर्ती शहर के बारे में देखा। अब निम्नवर्ती शहर यानी जो पूर्वी शहर है सिंध सभ्यता का, उसके बारे में जाना। तो जो पूर्वी शहर है सिंध सभ्यता का, वो शहर में सामान्य जनता निवास करती है, यानी जो मजदूर हैं, धनी व्यापारी हैं, और वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, बाउंड्री नहीं है, तो वहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह मिलता है। तो यहाँ से देखें कि बंदी गृह प्राप्त होता है, यानी जो मोहनजोदड़ो है निम्नवर्ती शहर, यहाँ से एक बंदी गृह मिलता है, यानी यहाँ से 16 बैरक खंड मिला है, यानी बैरक मिला है जिसमें कैदी रखे जाते हैं। तो 16 बैरक मिला है, और इसे मार्शल म्यूनिसिपल पुलिस गृह बताते हैं। यानी जो ये बैरक मिले हैं 16 मोहनजोदड़ो से, उसे मार्शल पुलिस गृह मानते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे फेमस सवाल है सिंध सभ्यता का, वह है कि कांसे की मूर्ति मिली है। यहाँ से कांसे से बनी एक मूर्ति मिली है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। अब इसे कांसे की मूर्ति क्यों कहें, क्योंकि हमने बताया कि ये निम्नवर्ती शहर से प्राप्त होता है। तो निम्नवर्ती शहर में क्या है, मजदूर हैं और धनी व्यापारी हैं, तो ये लोग दिन भर काम करते हैं, तो रात में यहाँ से इस तरह से मनोरंजन के जो साधन हैं वो ढेर सारे प्राप्त होते हैं। तो उसी में एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, बिल्कुल इसके हाथ और पैर रत मुद्रा में हैं, और श्रृंगार और आभूषण भी उसी तरह होता है जिस तरह से आज आप देखते हैं श्रृंगार के साधन, जो ड्रामा है, नौटंकी है, पिक्चर है, उसमें इस तरह से चीज़ें वो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है उसमें भी पाई गई है। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। तो ये भी एक बार पूछा गया है कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसकी प्रजाति की है, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। दूसरी चीज़, ये नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये भी सीधे हर बार सवाल पूछता है अक्सर करके। अब मोहनजोदड़ो से मृतकों की गली, अब आप सोच रहे होंगे मृतकों की गली क्या है, तो यहाँ से 37 ऐसे 100 मिले हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कब्र नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो ऐसा शहर है जहाँ से खुदाई में कब्र नहीं प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पे 3700 मिले हैं, और वे जो 100 हैं उन पे धारदार औजार के निशान पाए गए, यानी जैसे तलवार, भाला और चीज़ों से इस पे वार करने के निर्माण चिन्ह पाए गए हैं। तो और 3700 जो 100 हैं वो एक जगह नहीं है, कुछ गलियों में हैं, सीढ़ियों पे हैं, आंगन में हैं, कुओं में बिखरे पड़े, इसीलिए मृतकों की गली कहते हैं। और यहाँ से जो 100 हैं, 3700 मिले हैं, वो गलियों में, सीढ़ियों में, आंगन में और कुओं में बिखरे हुए हैं। और अधिकांश जो 100 हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति की है। तो चूंकि ये भी हम जानते हैं कि जो सिंध सभ्यता की अधिकांश जनसंख्या है, विद्वानों की मान्यता है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। अब देखिए कि जो मृतकों की गली मिली है, जो ये 100 मिला है, उसी के आधार पर एक विद्वान है, तो इनसे भी सीधे सवाल पूछता है। एक विद्वान है व्हीलर, ये मानते हैं कि ये जो मृतकों की गली मिली है उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो सिंध सभ्यता का पतन है वह आर्य आक्रमण का परिणाम है। इन्होंने कहा कि आर्य जब भारत आए तो उन्होंने सिंध सभ्यता के लोगों का विनाश करके और फिर अपनी सभ्यता का निर्माण किया। तो ये भी पूछता है कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जो सिंध सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों को मानते हैं। नेक्स्ट चीज़ें देखें तो यहाँ से पुरुष मूर्ति मिली है। देखिए बड़े, चूँकि ये लोग शहरी लोग हैं तो फैशन भी ज़्यादा रहे होंगे इन लोगों के। आज भी शहरों में फैशन होता है और उसी फैशन को देख करके गाँव में भी अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ से एक पुरुष मूर्ति मिली है। बड़ी चीज़ है
कि यहाँ से पुरुष मूर्ति मिली है। अभी नेट वगैरह में ये सवाल पूछा जाता है अक्सर करके, अभी पूछा भी गया था नेट में कि ये जो साल ओढ़ा हुआ है इसकी विशेषता पूछी गई थी। तो जो पुरुष मूर्ति है ये 3 पत्तियां अलंकृत साल ओढ़े हुए है, यानी जो साल है वह अलंकृत है। ये ध्यान दे कि जो साल ओढ़ा हुआ है इस तरह ओढ़ा हुआ है, यानी एक कंधे से दूसरे तरफ, और इस पे 3 पत्तियां कसीदा किया गया है, यानी कढ़ाई की गई है। और इसकी दाढ़ी तो है लेकिन मूछ नहीं है। एक तो साल ओढ़े हुए है डिजाइन वाला, दूसरी चीज इसकी दाढ़ी है लेकिन मूछ नहीं है, तो ये फैशन है। दूसरी चीज यहाँ से मनोरंजन के और भी साधन प्राप्त होते हैं, जैसे तांबे का कुत्ता। यहाँ देखिए तांबे का कुत्ता मिला है, और तार पर सरकता हुआ बंदर की मूर्ति मिली है। मुखौटा मिला है जो यूज होता है, तो ये भी मनोरंजन में रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ से पशुपति सील प्राप्त होता है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछता है आपसे कि योगी की मूर्ति या पशुपति की सील कहाँ से मिली है। यानी जो योगी की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति है, यानी एक चौकी पर बैठा हुआ, एक आसन की मुद्रा में एक चौकी पर बैठा हुआ पुरुष की मूर्ति मिली है, चित्र मिला है। और जो चित्र है वह योगासन मुद्रा में है, इसलिए इसको योगी की मुहर कहते हैं। और साथ ही साथ इस योगी की मुहर को मार्शल ने पशुपति यानी इसको प्राक शिव कहा है, यानी शिव का आदि रूप कहा है, इसीलिए इसको पशुपति का मुहर कहते हैं। पशुपति सील या योगी की मुहर दोनों एक ही है। जो ये मुहर है, ये योगी की जो मुहर है, योगासन मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी एक सींग है, उसके सर से सींग निकल रही है, उसके अगल बगल जो है जंगली और डोमेस्टिक जो पशु हैं उनका भी अंकन किया गया है। तो ये जो बड़ा फेमस चित्र है, और इसको कुछ इतिहासकार जैन तीर्थंकर भी मानते हैं कि जैन तीर्थंकर का चित्र कहाँ से मिला है या मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति सील और योगी की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अब इस सील की जो विशेषता क्या है, देखें ये सीधे सवाल पूछता है कि पशुपति सील कहाँ से मिला है, क्योंकि मार्शल ने इसे प्राक शिव कहा है, इसीलिए हम लोग इसको पशुपति सील कह रहे हैं। दूसरी चीज, योग की मुद्रा में बैठा है इसलिए योगी का मुहर कहते हैं। अब इसके सिर में सींग निकल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दाएं, ध्यान दीजिएगा, ये एक पूछता है कि जो इस पे कुछ पशुओं के चित्र बने हुए हैं, वो चित्र कौन कौन से हैं। तो वो जो पशु हैं वो योगी की जो चित्र है उसके किस साइड में है, दाएं या बाएं। तो दाएं कौन से पशु हैं और बाएं कौन से पशु हैं। तो यहाँ पे देखें कि पशुओं के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये चित्र बना हुआ है, यानी जो ये चित्र है, चित्र देखिए ये बना हुआ है बिल्कुल। तो इसमें दो जो पशु ऐसे हैं कि जो जंगली हैं, और दो पशु ऐसे हैं जो घरेलू हैं। तो इसमें दाएं देखें, यहाँ ध्यान दीजिए कि दाएं दो पशु ऐसे हैं, हाथी और बाघ। यहाँ हाथी देखिए और नीचे बाघ है, यानी जो दायां हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे हाथी और बाघ का अंकन है, और जो बायां है यहाँ गैंडा और भैंसा का अंकन है। तो आपसे पूछता है कि जो दो तरह के सवाल पूछता है कि योगी की जो मुहर है, जो सील है, पशुपति सील है, उस पे कौन कौन से पशु अंकित हैं। तो 4 नाम देता है, तो उसमें एक नाम कोई और जोड़ देता है, 3 सही देता है, 1 गलत देता है, और फिर 4 विकल्पों में से एक विकल्प बनाता है कि हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, तो वही आपका विकल्प सही होता है। दूसरा सवाल ये पूछता है यहाँ से इन पशुओं को लेकर के कि योगी की जो मुहर है, योगी के दाएं कौन से पशु का अंकन है। तो दाएं कौन सा पशु आपको हमने बताया, हाथी और बाघ। और फिर पूछता है बाएं कौन से पशु अंकित हैं, तो गैंडा और भैंसा। साथ ही साथ जो नीचे, यानी जो यहाँ पे देखें तो जो नीचे की स्थिति है, यहाँ पे 2 खंडित हिरण बनाए गए हैं, यानी उनका हिरण का जो सर वाला पार्ट है, यानी जो हेड है, उसका अंकन किया गया है, यानी चेहरे का अंकन किया गया है। तो खंडित 2 हिरण के भी चित्र इस पे हैं, और गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ तो इसमें बने हुए हैं। अब देखिए कि ये हमने देखा
यहाँ पे दाएं हाथी बाघ और दाएं के जो तरफ है वो हाथी बाघ हैं और बाएं गैडा और भैंसा तथा नीचे खंडित हिरण के चित्र बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ मेसोपोटामिया प्रकार की, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो सिंध सभ्यता है, मोहनजोदड़ो शहर, यहाँ से मेसोपोटामिया प्रकार की 5 मुहरें मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक मुहर पर सप्त मातृका का अंकन है। सप्त मातृका मतलब 7 देवियों का अंकन है। एक पेड़ पे 7 देवियों का अंकन है। थोड़ा सा एक मिस हुआ है आपको इस वीडियो में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ से हड़प्पा में एक चीज़ हम मिस कर दिए हैं कि वहाँ से मातृ देवी का चित्र मिला है। यानी जो हड़प्पा है, थोड़ा सा हम बैक होते हैं, यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ से मातृ देवी का चित्र मिला है। मातृ देवी, अब मातृ देवी का चित्र कैसे है, थोड़ा सा यहाँ से अपडेट करते हैं आपको कि ये एक मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन पर बना हुआ है। मिट्टी के बर्तन पर मातृ देवी का चित्र बना हुआ है और ये चित्र उल्टा है, यानी सर वाला हिस्सा नीचे है और जो पैर है ऊपर है और पेट से पौधा निकलते हुए अंकित किया गया है इस चित्र में। तो इसीलिए इसको मातृ देवी का चित्र कहते हैं। तो हड़प्पा यानी हड़प्पा नामक शहर से मातृ देवी का चित्र मिला है। अब पुनः हम मोहनजोदड़ो पर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से सप्त मातृका का अंकन है, क्योंकि इसी को देख करके हमें ध्यान आया है कि हड़प्पा में हमने एक चीज़ मिस कर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण, जो कॉमन सवाल है, खास करके वनडे एग्जाम में तो अक्सर पूछता है कि मातृ देवी का चित्र कहाँ से मिला है। तो वो हड़प्पा के मृदभांड पे। अब यहाँ से सप्त मातृका का अंकन मिला है, ये मोहनजोदड़ो है। यहाँ से एक मुद्रा पर जहाज का अंकन है। साथ ही साथ यहाँ से दूध पिलाती हुई, आटा गूंथती हुई, रोटी ले जाती हुई महिलाओं का भी चित्र प्राप्त होता है। यहाँ से चांदी के बर्तन में, ये पूछता है अक्सर करके, चांदी के बर्तन में तांबे में लिपटा हुआ सूती धागा प्राप्त हुआ है। तो ये पूछता है कहाँ से चांदी के बर्तन में तांबे में लिपटा सूती धागा मिला है, तो उसका भी उत्तर मोहनजोदड़ो होता है। साथ ही साथ यहाँ से तांबे, हाथी दांत के बाल में लगाने वाले पिन, जो स्त्रियाँ पिन लगाती हैं, वो प्राप्त हुआ है। साथ ही और जो पिन मिले हैं उस पर 2 सिर वाले पशु का अंकन है। यहाँ से एक पिन मिला है जो बाल में स्त्रियां लगाती हैं, उस पे 2 सिर वाले पशु का अंकन है। तो थोड़ी सी इनकी जो कलाकारी का दायरा था, चूँकि ये लोग निर्यात के लिए वस्तुओं का अधिकांशतः निर्माण करते थे, तो जो इनकी कलाकारी का जो दायरा था वो व्यापक था, चूँकि ये लोग शहरी थे। अब देखें कि यहाँ से गिलगमेश की एक मूर्ति मिलती है, यानी जिसमें मिश्रित पशु की मूर्ति है, जिसे हम गिलगमेश की कहानी पूछता है कहाँ से इसका अंकन मिलता है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये मिश्रित पशु है जिसमें आधा मानव और आधा बाघ का मिश्रण है, यानी आधा पशु और आधा मनुष्य का मिश्रण करके एक चित्र बनाया गया है। और ये जो चित्र है ये मिस्र में प्रचलित था और मिस्र में इस चित्र को गिलगमेश कहा जाता है। यानी जो चित्र है आधा पशु और आधा मानव मिश्रित, जो पशु का ये लोग कल्पना करते हैं, वो एक देवता के रूप में या कहानी के रूप में मिस्र में प्रचलित था। तो सिंध सभ्यता में भी ये चीज़ मिली, तो लोगों का मानना है कि सिंध सभ्यता का व्यापारिक संबंध मिस्र से रहा होगा, तो वहीं से ये प्रेरणा लेकर के लोग इसका निर्माण किए होंगे या वहाँ से अपने साथ कोई लाया होगा, तो उसका प्रमाण हमें सिंध सभ्यता से मिल जाता है। साथ ही साथ हम देखें कि यहाँ से जो सिंध सभ्यता में जितनी मुहर मिली है, उन कुल मुहरों का 56.67%, यानी 56.67% अकेले जो मुहर मिले है, सील मिला है, वह मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी संख्या 1398 है। साथ ही साथ यहाँ से मिट्टी की गाड़ी, हाथी और भैंसा का प्रमाण। तो ये भी PCS में पूछा गया है
कि भैंसा और हाथी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये इसका भी आंसर मोहनजोदड़ो होता है। आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू, धन्यवाद। आप नया वीडियो पाने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे बेल भी क्लिक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।